हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी में। तो इस लेक्चर सीरीज़ में मैं एक समरी प्रेजेंट करूंगी जो इकोनॉमिक्स की बुकलेट आती है श्रीराम्स आईएएस की उसकी। क्योंकि अगर हम टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें से ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए वो श्रीराम्स आईएएस की बुकलेट पढ़ते हैं। और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बुकलेट बहुत ही अच्छी है, तो हम सभी को पढ़ना चाहिए। बट क्या है कि कुछ कुछ जगहों पर ये बुकलेट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो खैर जो भी हो, और ये सीरीज़ जो है वो हेल्पफुल रहेगी स्पेशली उनके लिए जो इकोनॉमिक्स में नए हैं, और ये उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि चलो एंड मोमेंट पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं अब पढ़ना है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें जो भी आपके लेक्चर्स हों वो सेल्फ सफिशिएंट हो, कि आपको एक ब्रीफ आइडिया और कॉन्सेप्ट तो हो, ताकि अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकें। एटलीस्ट जो थियोरेटिकल पार्ट से जो क्वेश्चन आए उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें, और करंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसमें स्टेट का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इकोनॉमिक्स एक इंटरप्ले है तीन चीज़ों की। सबसे पहला है डिमांड, दूसरा है सप्लाई, और तीसरा है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, डिमांड एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड्स इंक्रीज़ करती रहती हैं। तो डिमांड्स एक तरह से क्या है कि अनलिमिटेड है, और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसमें क्या होता है कि एक ज़रूरत होता है प्रायोरिटाइज़ करने का। प्रायोरिटाइज़ यानी कि हमें देखना पड़ता है कि हमारे जितने भी डिमांड्स हैं उसमें से कौन सी डिमांड है जिसको जो अर्जेंट है, जो ज़रूरी है, हमें पूरे करने ही पड़ेंगे, और कौन से डिमांड्स हैं जिनको हम साइड में रख के बाद के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का। अब ये जो है नीड टू प्रायोरिटाइज़, ये जो नीड टू प्रायोरिटाइज़ है, ये अगर हम छोटे स्केल में देखें, यानी कि अगर हम हमारे फैमिली स्केल में देखें, फैमिली में ये प्रायोरिटाइजेशन कौन करता है? हेड ऑफ द फैमिली या फिर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। लेकिन अगर हम इसको लार्जर स्केल में देखें, ब्रॉडर स्केल में देखें, तो इस जो एंटायर हमारी कंट्री है या नेशन है, इसमें कौन प्रायोरिटाइज़ करेगा कि इसमें क्या क्या डिमांड्स हैं जो हमें कम पूरे करने हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये जो है प्रायोरिटाइजेशन एट ए नेशनल लेवल, इसके लिए हमें एक रेगुलेटरी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जो कि है स्टेट या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो स्टेट प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी, और ये बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या होता है कि हर अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं। किसी किसी इकोनॉमी में स्टेट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, किसी किसी इकोनॉमीज़ में स्टेट का कम रोल होता है, और किसी किसी इकोनॉमी में स्टेट और जो फ्री मार्केट फोर्सेस हैं उनका एक इक्वल रोल होता है। तो इसके हिसाब से इकोनॉमीज़ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, चलिए ये देख लेते हैं। तो देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर स्टेट का जो रोल है एज अ रेगुलेटर ये बहुत ही लिमिटेड है या फिर नहीं के बराबर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्टेट का जो रोल है अगर ये नहीं के बराबर है एज अ रेगुलेटर, तो इस इकोनॉमी को रेगुलेट कौन करता है? तो इस इकोनॉमी का पीछे जो मेन रेगुलेटर है वो है मार्केट फोर्सेस। अब व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट फोर्सेस? मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस बेसिकली है डिमांड और सप्लाई, और जिसको कंट्रोल करते हैं कैपिटलिस्ट्स और कंज्यूमर्स। अब इसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई कैसे एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं? इसमें देखिए, इसमें जो होता है कि प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली होता है इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कि कैपिटलिस्ट होते हैं, जो कि ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। यानी कि इन चारों चीज़ों के बिना हम किसी प्रोडक्शन को अंजाम नहीं दे सकते, यानी कि किसी गुड्स और प्रोडक्ट्स को हम नहीं बना सकते इन मीन्स के बिना, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं, वो इसके ओनर होते हैं। तो ये कैसे ये अगर आप मान लीजिए एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप कितने बिस्किट्स प्रोड्यूस करेंगे? आप उतने ही बिस्किट्स प्रोड्यूस करेंगे जितने डिमांड हो मार्केट में, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अगर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा? मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, और इससे क्या होगा कि जो मार्जिनल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है, जो कि पॉवर्टी लाइन में है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में है, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो गुड्स हैं ये सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन या जो मिडिल इनकम ग्रुप है या जो हायर इनकम ग्रुप है वहाँ तक लिमिटेड रह जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे मतलब वेलफेयर जो हो रहा है ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। कि ये जो स्टेट है ये जब किसी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है तो ये देखती है कि हर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज मिले। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि स्टेट का रोल यहाँ नहीं के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने इनकम के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सही है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आपको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये हम समझ लें सॉर्ट ऑफ ऐसी इकोनॉमी है जो कंपटीशन तो जनरेट करती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स बनाएगा ताकि लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे जिनके पास पैसे हों खरीदने के। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द पीपल, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस होते हैं, वो छूट जाते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब दूसरे तरह की जो इकोनॉमी होती है वो है स्टेट इकोनॉमी। अब स्टेट इकोनॉमी में क्या होता है कि ये जो एंटायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये ओन करता है स्टेट। यानी कि इसमें जो होता है कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इकोनॉमी का स्टेट उठा लेता है। अब स्टेट क्या करता है, वही प्रोडक्शन करता है, वही डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और इसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन में क्या होता था कि जो सोवियत यूनियन था वहाँ पर लोगों को कुछ सामान खरीदना नहीं पड़ता था, सब कुछ स्टेट प्रोवाइड करता था उन्हें। स्टेट प्रोडक्शन भी करता था और स्टेट लोगों को सप्लाई भी करता था। यानी कि आपको मार्केट में जाकर कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट आपको सामान ला के दे देगी कि लो ये तुम पकड़ो, डिपेंडिंग ऑन आप कितने आवर्स काम कर रहे हैं और आप किस पोजीशन में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया स्टेट इकोनॉमी। अब स्टेट इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें क्या है कि जो सामान आपको दिया जाए आपको वही खरीदना है, डायरेक्ट खरीदना भी नहीं है, वही आपको लेना है। और अगर आपको पसंद नहीं भी आए तो भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भले ही ये जो इकोनॉमी है स्टेट इकोनॉमी, ये नीड्स देखती है सारे सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन का, पर इसमें क्या है कि वो जो एक क्या बोलते हैं उसको एस्पिरेशन होता है या फिर और बेटर करने की जो ड्राइव होती है जो कि एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है इस इकोनॉमी की। तो अब क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी अगर हम बोलें तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये जो दोनों इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी, इनकी इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आई मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी को हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि अभी के जितने भी इकोनॉमीज़ हैं ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको हम इन दोनों कैटेगरीज में बिल्कुल भी बाइफर्केट नहीं कर सकते। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी इकोनॉमी अभी जो है वो या तो प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या प्योरली स्टेट इकोनॉमी है, क्योंकि दोनों ही इकोनॉमीज़ की अपने अपने लिमिटेशंस हैं। जैसे कि हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो एंटायर चीज़ जो है वो रेगुलेशन पूरे मार्केट फोर्सेस के हाथ में छोड़ देती है। अब मार्केट फोर्सेस के हाथ में छोड़ने का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसमें एक तो है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पीछे छूट जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर डिमांड और सप्लाई जब तक सही ट्रैक पे चल रहे हैं तब तक सही है, लेकिन अचानक से अगर सप्लाई कम हो जाए तो डिमांड तो कम नहीं होगा ना। सप्लाई कम हो गया पर डिमांड तो वही रहेगा। तो जब डिमांड ऐसा है और सप्लाई कोलैप्स हो गया तो अचानक से प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, और इसका ऑपोजिट हुआ तो अचानक से प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो प्राइम मॉडल्स थे, यानी कि यूरो अमेरिका जो था, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, बिफोर 1980s बोल सकते हैं उसको, उन्होंने क्या किया, इसके लिमिटेशंस को समझना शुरू किया। स्पेशली 1929 को जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसके बाद, जिसको हम सब ग्रेट डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो उसके बाद क्या था कि जॉन मेनर्ड केम्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट आए। ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो इसके जो लिमिटेशंस हैं इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें एक अलग तरह का मॉडल अपनाना चाहिए, और वो मॉडल ऐसा हो जिसमें कि स्टेट का भी एक पार्ट हो। यानी कि जब नॉर्मल टाइम्स चल रहे हैं तब ये मार्केट फोर्सेस अपना काम करती रहें, पर जब एक क्राइसिस आए उस क्राइसिस सिचुएशन में कमांड स्टेट को संभालनी पड़े। और स्टेट उस कमांड को कैसे संभालेगी? वो ऐसे कि उन्होंने बोला कि जब किसी कंट्री में क्राइसिस चल रहा हो तो स्टेट को क्या करना चाहिए कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए।
ताकि लोगों को जॉब्स मिले। अब इन्वेस्ट कहाँ करेंगे स्टेट? तो इन्वेस्ट ऐसे एरियाज़ में करें जो कि बाद में जाकर के प्रोडक्टिव हों या फिर जो पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड हो। जैसे कि अगर आप रोड्स बनाएं, इन्होंने बेसिकली एम्फेसाइज़ किया ट्रांसपोर्टेशन को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि अगर स्टेट्स इस क्राइसिस सिचुएशन में रोड्स पे इन्वेस्ट करती है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है तो क्या होता है कि बाद में जब इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव करती है तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम करते हैं, जिससे इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जब लोग एम्प्लॉय होंगे इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या होगा कि क्राइसिस का समय डिमांड अचानक से कम क्यों हो रहा है या फिर डिमांड सप्लाई अचानक से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई झटका लग रहा है इकोनॉमी में। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि लोग में भी इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई कंपनी कोलैप्स कर गया, कोई बड़ी कंपनी थी, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर है, कोई बड़ी कंपनी है जिसमें काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, अचानक से कंपनी को लॉस हो गया और कंपनी क्या हुई, बंद हो गई। तो इससे क्या होगा, इतने सारे एम्प्लॉयज़ जो है उस कंपनी के, अचानक से उनका एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बंद हो गया। तो उनकी डिमांड्स क्या होगी, एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। पर जो कंपनीज़ जो हैं जिन्होंने इस डिमांड को मतलब एज अ फैक्टर लेकर के प्रोड्यूस किया है, उनकी प्रोडक्शन, उनके गुड्स तो गुड्स ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गुड्स को वापस आप डिसएसिमुलेट करके रॉ मटेरियल्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसी तरह से क्राइसिस सिचुएशंस जन्म लेते हैं। तो ये है कि ये बोल रहे हैं जब इन अनएम्प्लॉयड पीपल्स जो हैं, जब इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ये फिर से डिमांड को रिवाइव करने में हेल्प करेगा। ये फिर से धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना डिमांड्स इनका इंक्रीज़ होगा और फिर से इकोनॉमी अपने ट्रैक पे आएगी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब तक ये इकोनॉमी ट्रैक पर ना आए तब तक स्टेट को ये काम करना चाहिए, और उसके बाद जब इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आ जाए फिर अपने स्टेट को पीछे हट जाना चाहिए और मार्केट फोर्सेस को अपना काम करते रहने देना चाहिए। तो ये तो हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की लिमिटेशन और उसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड केन्स। अब दूसरा है स्टेट इकोनॉमी। अब स्टेट इकोनॉमी के तो हमने देखा अपने लिमिटेशंस थे कि भले ही वो इतने सारे लोगों को केटर कर रहा है, बट क्या हो रहा है कि उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो फाइनली क्या है कि वो धीरे धीरे एक डिके की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें स्टैग्नेंट हो गया वो सोसाइटी। तो इससे डील करने के लिए क्या है कि ऑस्कर लांग इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि इसके इन स्टेट इकोनॉमीज़ को अपने इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए मार्केट सोशलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। अब व्हाट इज़ मार्केट सोशलिज्म, ये टर्म इन्होंने कॉइन किया था। मार्केट सोशलिज्म बेसिकली ये है जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो सेक्टर्स हैं, उन पे स्टेट अपना जैसे प्रोडक्शन है एक्सेट्रा वो करता रहे, और बस कुछ जो सेक्टर्स हैं उसमें स्टेट क्या करे कि उसको मार्केट फोर्सेस के हाथों में छोड़ दे, यानी कि वो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो कैपिटलिस्ट जिनको बोल सकते हैं, जो ओन करते हैं वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके हाथों में छोड़ दे, ताकि एक तरफ जो है कि एक तरह से सोसाइटी स्टैग्नेंट ना रहे। तो ये था इनका मेन मुद्दा। तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ जो सोशलिस्ट या फिर स्टेट इकोनॉमीज़ जो थी, उनमें से जो मैक्सिमम स्टेट इकोनॉमीज़ थे उन्होंने इनकी बातों को नहीं माना, बट उसमें से एक कंट्री था जिसने इनकी बातों को सीरियसली लिया और अपने आप को ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म किया, वो है चाइना। चाइना ने क्या किया, लैंग के बातों को सीरियसली लिया, और ये 1985 से चाइना ने एक ओपन डोर पॉलिसी अपनाया। अब ये ओपन डोर पॉलिसी ये है कि उसमें क्या कर रहा है कि ये धीरे धीरे स्टेट इकोनॉमी जो अभी तक चाइना 1985 के पहले तक जो एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी की तरह था, जिसमें सब कुछ स्टेट के हाथों में था, उसको धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, डीरेगुलेट कर रहा है, यानी कि स्टेट धीरे धीरे पीछे हट रहा है और जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको अपना काम करने दे रहा है, बट एक इक्विलिब्रियम की तरह। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टेट बिल्कुल पीछे हट जा रहा है जैसे कि कीन्स ने बोला था और सिर्फ क्राइसिस के वक्त सामने आ रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि स्टेट और इकोनॉमी के बीच मतलब मार्केट फोर्सेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम है। तो ये तो हो गया स्टेट इकोनॉमी। अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इन दोनों के लिमिटेशंस को देखते हुए, तो अगर हम इसको फॉलो करें कि दोनों कीन्स और ऑस्कर लैंग, इन दोनों को ये दोनों जो सजेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। ये काइंड ऑफ दोनों ही एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो स्टेट इकोनॉमीज़ की जो अच्छाइयाँ हैं उसको लें, और वाइस वर्सा कि जो स्टेट इकोनॉमीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट सिस्टम की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लें, और दोनों को मिक्स करके जो अभी इवॉल्व हुआ है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज हम जितने भी कंट्रीज़ देखें वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलती हैं। तो ये तो हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इंडिया में भी हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि रेलवेज़ हो गया या और भी दूसरे सेक्टर्स हैं जो पब्लिक ओरिएंटेड हैं, जो कि पब्लिक को रोज़ ट्रैवल करने के लिए वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं, वो जो सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और
कुछ कुछ जो सेक्टर्स हैं वो हैं इसके हाथों में, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके हाथों में। सो ये तो अब हमने समझ लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें मेन थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स जो कि इस बुकलेट में लिखी हैं वो हैं केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी, नियो लिबरलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी और डेवलपमेंट इकोनॉमीज़। तो इसमें सबसे पहले इकोनॉमी जो है या फिर सबसे पहली इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो है केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर दिया, तो इसको अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वहाँ पर था वो सेम चीज़ है जो इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो रहा है। फिर दूसरी तरफ है, दूसरी थ्योरी है पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो अब ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी है ये बेसिकली रिलेट करता है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है एक कंट्री की एट अ प्रेजेंट टाइम, वो किस तरह से उस समय की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, और उस समय की इकोनॉमी मतलब किस तरह से वो प्रोडक्शन, बाइंग और सेलिंग को अफेक्ट करता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो बोलती है कि हमें आसपास की जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, यानी कि आसपास की जो एनवायरनमेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि जो लॉ में जो डेवलपमेंट आ रही है, पॉलिटी में जो डेवलपमेंट आ रहे हैं, जो गवर्नेंस की जो डेवलपमेंट है, इन सब को मिला करके हमें एक हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए इकोनॉमी को समझने के लिए। तो ये है पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरी। अब इसके आगे है नियो लिबरलिज्म। अब देखिए नियो लिबरलिज्म जो है, नियो लिबरलिज्म काफ़ी, अब ये नियो लिबरलिज्म जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह है। नियो लिबरलिज्म में ये जो बोल रहे हैं वो है कि स्टेट की कंट्रोल को धीरे धीरे कम कर दो और ज़्यादा पावर लेने दो किसको, वो है कि मार्केट फोर्सेस को, जिसमें ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, फ्री मार्केट ज़्यादा होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, फिर से फ्री ट्रेड पॉलिसी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स जो थ्योरी है ये बोलती है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये ज़्यादातर स्टेट के हाथ में होना चाहिए, या फिर पब्लिक क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए इसमें, ताकि ये ग्रेटर इक्वालिटी अचीव कर सके। तो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है इसके दो वेरिएशंस हो सकते हैं। एक तो है इंडिया में जिसको हम फॉलो करते थे नेहरूवियन सोशलिज्म। नेहरूवियन सोशलिज्म यानी कि दोनों प्राइवेट सेक्टर और आपकी जो स्टेट कंट्रोल्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी, तो इट्स वेरी सिमिलर टू मिक्स्ड इकोनॉमी। और ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक और एग्जांपल है वो है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था, यानी कि मीन्स क्या बोले जो स्टेट है वो ओन करते थे आपका ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गया दो तरह का सोशलिस्ट इकोनॉमीज़। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरी ये बोलती है कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें एक होलिस्टिक और ओवरऑल ग्रोथ देखना चाहिए, जिसमें हेल्थ भी इंक्लूडेड है, एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। कि एक इकोनॉमी को हम तभी नहीं बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है जब उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बल्कि हम एक बोलेंगे कि इकोनॉमी सही में ग्रोथ तब हो रहा है, एक सही में इकोनॉमी का ग्रोथ जब उसमें लोगों के ओवरऑल वेलबींग हो रहा है, यानी कि उनका हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहा है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ कर रही है एक्सेट्रा, एजुकेशन, लोग ज़्यादातर हायर एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को मिला करके जब एक डेवलपमेंट होगा तभी हम बोल सकते हैं रियल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके प्रोपोनेंट जो है वो है अमार्त्य सेन एंड जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। तो अमार्त्य सेन तो हमें पता ही है, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। तो ये तीनों, ये जो हो गए थ्योरीज़ जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं। और इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ एन इकोनॉमी। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है। देखिए स्ट्रक्चर अगर हम बोलें तो अगर मैं बोलती हूँ कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम होल्ड जो मार्केट पे है वो है स्टेट के हैं, और कुछ जो फोर्सेस हैं वो हैं कैपिटलिस्ट या फिर जो बोल सकते हैं फ्री मार्केट फोर्सेस, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स हैं उनके हाथ में। और ऑन द अदर हैंड जब मैं बोलती हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या है कि हमारे दिमाग में जो इमेज आती है उस स्ट्रक्चर की, वो ऐसी होती है जिसमें स्टेट भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है और मार्केट फोर्सेस भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, दो स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया। तो जब एक इकोनॉमी में ऐसा चेंज होता है, जब एक स्ट्रक्चर से वो दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ मूव करता है, तो उसको बोलते हैं एक स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ एन इकोनॉमी।
देखिए, इसका एक एग्जांपल हम इंडिया के थ्रू दे सकते हैं। वो है कि 1990s से पहले इंडिया कैसा था और 1990s के बाद का इंडिया अब कैसा है। 1990s के पहले का जो इंडिया था उसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्शंस थे वो थे इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। मैक्सिमम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में मैक्सिमम प्रोडक्शन यूनिट्स पे उसका जो कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल था। और 1990s के बाद से जो हो रहा है वो है कि ग्रेजुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ग्रेजुअली फॉरेन गुड्स इंडिया में एंटर कर रही है। जो स्टेट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा बैकड्रॉप में जाने की कोशिश कर रहा है और मार्केट फोर्सेस को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है इन द इकोनॉमी। तो ये इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से स्ट्रक्चरल चेंज। एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पहले वाला स्ट्रक्चर पीछे जा रहा है और एक नया स्ट्रक्चर अपनी जगह बना रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चरल चेंज। तो ये हो गया मतलब हमारा स्ट्रक्चरल चेंज का। और फाइनली जो है वो है ग्रीन इकोनॉमिक्स थ्योरी। ग्रीन इकोनॉमिक्स का मतलब जो एज अ नेम सजेस्ट कि हमें इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए कि नेचर भी सस्टेन्ड रहे, ज़्यादा हार्म ना हो नेचर को। तो नेचर को और इकोनॉमी को दोनों को अलग अलग रख के नहीं बल्कि दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो ये बेसिकली एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं। तो ये हो गया ग्रीन इकोनॉमिक्स। सो ये तो हमने देख लिया सारे थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम मेन चीज़ों पे आएंगे जो है कि जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जीडीपी क्या है उसका, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं एंड ऑल दैट। सो अब हम आगे इसको देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, उसको कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी क्या है, वगैरह वगैरह। अब इसको शुरू करने के पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ को लेकर के जो आपके मन में डर है, बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके मन में ये डर रहता है कि जीडीपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ये वो, ऐसा लगता है कि ये कहीं बाहरी दुनिया से आए हुए शब्द हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप इसको ध्यान से सुनें। मैं कोशिश करूँगी अपने तरफ से कि जितना सिंपल हो सके मैं इतना सिंपल करके आप लोगों को बताऊँ। और अगर आप लोगों को एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको रिवाइंड कीजिए, फिर से जाके देखिए और देख के आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है कि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आगे, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। तभी जा कर के आप एसेंस ले पाएंगे कि वो आर्टिकल या फिर वो बोलना क्या चाह रहा है वो बुक। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है कि यहाँ सबसे पहले ये क्लियर करने का ज़रूरत है कि ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बॉडी जैसे ग्रो करती है कि ऊपर की तरफ बढ़े जा रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव होगी या तो ये नेगेटिव होगी। पॉजिटिव ग्रोथ जो होगा तो हम बोलेंगे इंक्रीज़ इन ग्रोथ, और जो नेगेटिव ग्रोथ होगा तो हम बोलेंगे डिक्रीज़ इन ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, यहाँ आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, बट दोनों को हम ग्रोथ बोलेंगे। एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे करना है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे करना है ये है कि इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स फिर आ जाते हैं कि इसको मेजर करते हैं अलग अलग तरीके से कि जीडीपी के थ्रू मेजर करें, या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट के थ्रू मेजर करें, या फिर और भी जो चीज़ें हैं उनके थ्रू हम इसको मेजर करें। तो वो हम बाद में डिटेल्स में देखते हैं। तो जो मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये है कि अगर हम इसको 3 वर्ड्स में डिवाइड करें एज ग्रॉस, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। तो ग्रॉस मतलब क्या है, ग्रॉस मतलब हो गया एक ओवरऑल, किसी भी सामान में अगर हम बोले ग्रॉस वैल्यू मतलब हो गया ओवरऑल वैल्यू। डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक मतलब हो गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री के भीतर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और प्रोडक्ट तो मतलब हो गया जो फाइनली प्रोड्यूस्ड कमोडिटीज़ है वो है प्रोडक्ट। अब जीडीपी मतलब ये है कि ये जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं इन सब को ऐड करके जो वैल्यू निकलता है वो हो गया जीडीपी। अब देखिए जीडीपी मैं क्यों बोल रही हूँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है ये जो बिस्किट में जाके मार्केट से खरीद रही हूँ ये है फाइनल गुड, ये जो जूट का बैग में जाकर मार्केट से खरीद रही हूँ ये है फाइनल गुड, बिकॉज इसको बनाने के लिए और सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। हम उनके प्राइसेस को ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ये जो एमआरपी है, जो मार्केट प्राइस है जिससे हम बाहर खरीद रहे हैं इस चीज़ को, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तभी जा कर के हम एक करेक्ट फिगर की तरफ पहुँच पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर ये जूट बैग है और मैंने क्या किया कि मैंने इस जूट बैग का प्राइस भी इंक्लूड कर लिया, मतलब जूट बैग बोल रही हूँ मैंने, मान लीजिए इस बैग को बनाने के लिए जो जूट प्रोड्यूस हुआ है मैंने अलग से उस जूट का प्राइस ले लिया, क्योंकि फार्मर ने तो प्रोड्यूस उसको भी किया है, वो भी तो एक प्रोडक्ट है। अगर मैंने जूट का प्राइस अलग से ले लिया और फिर मैंने क्या किया कि इस जूट बैग का प्राइस मैंने अलग से लिया,
तो क्या है कि वही जूट 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट तो इंक्रीज़ नहीं हुआ ना, क्योंकि देखिए जो जूट है, इस जूट से ही तो वो बैग बना है, तो उस बैग का जो एमआरपी है उसमें तो ऑलरेडी इस जूट को ख़रीदने का प्राइस इंक्लूडेड है। तो इसलिए मुझे तो अलग से जूट की प्राइसेस को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जूट को ख़रीदने के लिए जो प्राइस यूज़ हुआ है, या फिर वो जो फार्मर ने इस प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस किया है, यानी कि जूट को प्रोड्यूस किया है, उसकी मुझे अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंटेड है अगर मैं फाइनल मार्केट प्राइस ले लूँ। तो ये चीज़ को और सिंपल भी करता है। क्या कॉम्प्लिकेट कर करके एक एक रिसोर्स को तोड़ तोड़ के देखना कि अरे इसका क्या है, इसका क्या है, फिर फाइनल उसको एसिमुलेट करना, तो इतना झमेले में नहीं जा करके जीडीपी जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसका वैल्यू निकालता है। तो अब जीडीपी जो हो गया वो है 2 तरह का होता है, एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी। अब ये जो नॉमिनल और रियल जीडीपी हैं, ये दोनों ही कैलकुलेट होते हैं किस पे, आपका करंट ईयर प्रोडक्शन पे। यानी कि ये या तो कैलकुलेट, मतलब ये बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं कि इस करंट ईयर में, करंट फिनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन फिर ये दोनों अलग क्यों हैं, एक रियल क्यों है, एक नॉमिनल क्यों है। तो देखिए ये जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट, मान लीजिए हम अगर 2016 का जो है निकालें कि 2016 का जीडीपी कितना था, तो यानी कि हम 2016 में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो बिस्किट हो, जूट बैग हो, लेदर हो, या फिर बाईसाइकिल हो, जो भी हो, उन सबको ऐड करके उन सब के फाइनल प्राइसेस जो 2016 में जो प्राइसेस थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे। करने के बाद उसको जो हम निकालेंगे वो होगा एक नॉमिनल जीडीपी। यानी कि वो जीडीपी किस प्राइस को ऐड करके बना है, 2016 के प्राइसेस को ऐड करके बना है। पर जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी होगा आपका जो प्राइसेस बेस ईयर पे थे उससे कंपेयर करके जो प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है वो। तो ये देखिए इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। रियल जीडीपी, अब बेस ईयर जब मैं बोल रही हूँ, बेस ईयर का मतलब क्या है, बेस ईयर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज से 3-4 साल पहले, जैसे अभी का करंट बेस ईयर शायद 2011-12 का है, तो इसका मतलब है कि 2011-12 में जो प्राइसेस थे, मान लीजिए अभी एक जूट बैग प्रोड्यूस हुआ है और सेम जूट बैग जब 2011-12 में प्रोड्यूस हुआ था तब उसका प्राइस क्या था और अभी उसका प्राइस क्या है। इन दोनों को कंपेयर करके जो इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि इस बीच में 2011-12 और ये 2016 के बीच में इन्फ्लेशन कितना हुआ है। अब इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई, मतलब उस समय महंगाई कितना बढ़ा है। तो मान लीजिए उस समय अगर इस जूट बैग का ही हम एग्जांपल लें तो एक जूट बैग को प्रोड्यूस करने में उस समय लगते थे 10 रुपये। अभी सेम जूट बैग को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइस जो लगता है वो है 20 रुपीज़। तो अगर 2016 में हम कैलकुलेट करें और सिर्फ प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट करें, यानी कि नॉमिनल जीडीपी के जैसे निकालते हैं, तो क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी 2011-12 में जो था उससे ज़्यादा दिखाएगा कि नहीं हमारा नॉमिनल जीडीपी 2016 का ज़्यादा है दैन 2011-12, बिकॉज 2011-12 का जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ था नॉमिनल जीडीपी वो तो उस समय के प्राइस के हिसाब से हुआ था, और अभी का है जो 2016 के प्राइसेस है, और बीच में क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन प्रोड्यूस क्या हो रहा है, सिर्फ एक जूट बैग। तो ये इस बीच में, तो यहाँ पर रियल जीडीपी अपना रोल प्ले करता है। रियल जीडीपी क्या करता है कि वो अभी के प्राइसेस को लेता है और 2011-12 में जो प्राइसेस था उसको लेता है, देख के इसमें बीच में कैलकुलेट करता है कि इन्फ्लेशन कितना था, महंगाई कितनी बढ़ी है उस बीच में, और तब उस हिसाब से एक प्राइस को कैलकुलेट करके वो उस प्राइस को ऐड करता है और दे करके जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो हो गया रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल एक मेजर है इकोनॉमी को समझने का रैदर देन नॉमिनल जीडीपी, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी जहाँ से हम लेंगे वो यूजुअली इंक्रीज़ ही करेगा, बिकॉज प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन तो होते ही रहते हैं। अब मैं अगर 11-12 का प्राइस ले लूँ या फिर 2015 का ही मैं प्राइस ले लूँ, तो अभी जो प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं 2015 में वो सेम प्रोडक्ट्स उसके प्राइसेस कम थे और अभी उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो ये है डिफरेंस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। अब आगे से अगर कोई आपसे आके कहे भाई हमारा जीडीपी तो इतना % इंक्रीज़ हो रहा है या हमारा जीडीपी तो इतना % डिक्रीज़ हो रहा है, तो उससे पूछना भाई तो कौन से जीडीपी की बात कर रहा है, तो रियल जीडीपी की बात कर रहा है या नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है। तो समझ गए, ये होता है एक इकोनॉमिक्स और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह सोचने का तरीका। तो खैर जो भी है, ये हो गया हमारा डिफरेंस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब क्या है कि जीडीपी जो है, अब तो हमने बोल दिया कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करता है। तो अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो ये ऐड नहीं करता है, क्योंकि देखिए अब हम बोल रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हो गया जो प्रोड्यूस हो रहा है।
अब देखिए कुछ ऐसे पेमेंट्स गवर्नमेंट करती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोडक्शन कुछ नहीं होता बट पैसा खर्च होता है। जैसे कि मान लीजिए पेंशन हो गया या स्कॉलरशिप हो गया, तो ये जो चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है इसमें कोई गुड्स क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही कोई सर्विस क्रिएट हो रहा है। ये बस एक पैसा है, लायबिलिटी है, गवर्नमेंट इसको दे रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये जीडीपी में ऐड नहीं होता है। सिमिलरली जो रीसेल होता है, मान लीजिए एक फ्लैट बना हुआ है, उसी फ्लैट को पहले एक बार उसे एक ओनर ने ख़रीदा था, अब वो क्या कर रहा है, वो दूसरे किसी को बेच रहा है। तो जब ये इस तरह का जब सेल होता है तो इसमें प्रोडक्ट तो एक ही है, तो उसका प्राइस तो हमने, अब ये जो घर को सेल करके जो पैसा निकला ये तो ऑलरेडी एक बार काउंटेड हो चुका है, ये तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पर यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है कि जितना कमीशन इस बीच वाले इंसान ने खाया, जिसने इस ओनर को उस दूसरे वाले से मिलवाया, बस उसने कुछ पैसा कमाया इसके बीच में। तो उसने कैसे कमाया, ये हो गया उसका सर्विस। उसने क्या दिया, उसने सर्विस दिया, जिस सर्विस का उसे पैसा मिला। तो इस तरह से ये जो उसका सर्विस है, यानी कि उसका जो कमीशन है वो ऐड होगा, पर ये जो घर का जो सेल का जो प्राइस है वो ऐड नहीं होगा। और एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उसके प्राइसेस ऐड नहीं होते हैं, पर जो फाइनल गुड है सिर्फ उसी का ऐड होता है, जो जूट बैग वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब आगे है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। तो अब मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस वो है कि जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डीओ खरीदा, कोई चॉकलेट खरीदा, तो अगर वहाँ पर जहाँ एमआरपी लिखा होता है तो वहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो यहाँ पर टैक्सेस मतलब कौन से टैक्सेस की बात हो रही है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो हम पे करते हैं, सेल्स टैक्स, तो ये सब चीज़ें हो गई इनडायरेक्ट टैक्सेस। बिकॉज ये हम जाकर खुद गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, बल्कि हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। हमारे जो रिटेलर है, रिटेलर जाके इसको देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर जाके इसको देते हैं वो फैक्ट्री ओनर को, और वो फाइनली इसको लेकर के गवर्नमेंट को देता है। तो ये हो गया एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो मार्केट प्राइस के साथ इंक्लूडेड होता है। तो जो ये जो प्राइस है, ये जो मार्केट में हम जाकर ख़रीदते हैं, ये हो गया मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट उससे डिफरेंट ऐसे है कि ये जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जो एमआरपी है उससे अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो जो प्राइस आता है वो है फैक्टर कॉस्ट। यानी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर्स हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनके पीछे जो खर्चा होता है एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। और इसी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दें और सब्सिडीज़ ऐड कर दें तो वो हो जाएगा मार्केट प्राइस। बट एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में सब्सिडीज़ ऐड होती हैं। तो डिफरेंस बस इन दोनों में यही है कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, बट सब्सिडीज़ दोनों में ऐड होता है। तो इस हिसाब से जीडीपी अगर हम देखें, व्हाट इज़ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। सिंपल है। अब आगे है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट एक वन वे पेमेंट है। वन वे पेमेंट मतलब कि ये गवर्नमेंट दे रही है एज अ सोशल वेलफेयर, या फिर बोलते हैं एज अ लायबिलिटी, पर उसको उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट किसी वेलफेयर स्कीम पे खर्च कर रही है तो उससे डायरेक्ट गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, भले इनडायरेक्ट प्रॉफिट उससे काफ़ी हो रहा है, पर डायरेक्ट कोई उसमें गुड्स नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कोई सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। फिर अगर इसका क्लासिक एग्जांपल है पेंशन्स। पेंशन्स क्या है? एक लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट दे रही है, बट उससे गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये अगर पूरे मैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने जाऊँ तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, वही मान लीजिए 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए। तो इसको हम ब्रेक कर करके करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे एंड करते हैं आपका मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ट्रांसफ़र पेमेंट, जीडीपी वगैरह के कॉन्सेप्ट से। अब इसके आगे जो भी है, जैसे कि जीडीपी को किस किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, कि मतलब ऐसे तो हमने देख लिया मेजर कैसे करते हैं जीडीपी को, 2 तरीके से, रियल और नॉमिनल। अब कौन कौन से अप्रोचेस हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनपुट अप्रोच, फिर से आउटपुट अप्रोच, जिस अप्रोच से हम जीडीपी को एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये सब जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर आपको कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई वुड ग्लैडली वेलकम इट, और ये मुझे हेल्प करेगा अपने वीडियोज़ को आगे इम्प्रूव करने में। थैंक यू सो मच।